प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? प्रयास करिए कि सुबह ही जगिए। हम लोग इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटिंग क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे। उसके अंतर्गत आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हो या फिर बाय द यूज ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये दोनों से जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं या आए हुए हैं, उनको हम लोग या उसके ट्रेंड को, किस ट्रेंड पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हीं को आधार बनाते हुए क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया जा रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1659 एंड 2039 लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर 1659 व 2039 में शेष फल क्रमशः 8 व 7 प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरीके का जब प्रश्न मिलता है, अगर शेष फल बचा रह जाता है तो हम पहला काम यही करते हैं कि उस संख्या से जो भी शेष फल जिस संख्या में मिलता है उसे माइनस कर देते हैं। तो हियर वी गेट 1659 minus 8 is equal to 1651 and 2039 minus 7 is equal to 2032। तो इन दोनों को जब माइनस किया तो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई, अब आप देखिए उसमें क्या है, 2032 आया। यह क्या है, इट इज ग्रेटर देन 1600। तो जो ग्रेटर है मान लिया वो ए के इक्वल है और दूसरा जो है वो बी के इक्वल है। तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में ये वैल्यू पुट करते हैं। इसमें देखते हैं 2000 ए क्या है 2032, बी 1651, ठीक ना। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये 1651 है और ये 2032 है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये 2 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 1 टाइम्स ले जाते हैं। तो 1 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना ही आएगा, वही आएगा। यानी हम क्या कर लेते हैं, 2032 माइनस 1651, जिसको माइनस कर दिया तो ये और फिर 9 6 3 81, ये इसका रिमाइंडर हो गया, शेष हो गया, ठीक ना। अब उसके बाद जो वैल्यू बी थी वो ए हो जाएगी, इधर आएगी, और जो रिमाइंडर था वो बी हो जाएगा। तो ये ऐसे लिख लिया। अब देखिए ये 1600 है और ये 300 है, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, चूंकि 81 है तो 5 जा नहीं जाएगा, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स ले जाते हैं, 4 टाइम्स ले गए तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 और 8 4 जा 32, 3 कैरी बचा और 4 3 जा 12 और 3 15, यानी 1524 आया। इसे जो है 1651 से माइनस कर देते हैं। इसको माइनस कर देते हैं तो आ जाता है 7 2 1 127। वही 127 जो हो जाएगा वो इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अब फिर ये जो वैल्यू बी थी वो ए हो जाएगी और ये रिमाइंडर जो है वो बी हो जाएगा। तो इसको ले जाते हैं। अब देखिए ये 300 है, ये 100 है, तो 1 3 जा 3 टाइम्स जाएगा और 27 3 जा 81, तो यानी ये पूरा 127 3 जा 381। तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। और जब रिमाइंडर 0 हो गया तो जो बी होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इस आधार पे हम निकाल सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 2032 एंड 1651 इज इक्वल टू 127। मतलब 127 वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे इन दोनों संख्याओं में जो इनका शेषफल आता है उसे घटाने के बाद जो संख्याएं मिल रही है 2032 एंड 1651, इसको अगर 127 से डिवाइड करते हैं, समझ रहे हैं, तो वह 127 जो है बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए। इस ट्रेंड पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं।
इसलिए इसको ध्यान देके इस पे और भी न्यूमेरिकल जो होंगे वो आप लोग लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द HCF of 408 and 1032 is expressible in the form 1032 m minus 408 into 5, find m। यदि 408 व 1032 का महत्तम समापवर्तक 1032 m ऋण 408 गुणे 5 के रूप में प्रदर्शित किया जा सके तो m का मान क्या होगा। इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए हमें सीधे सीधे यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करना होता है और उसी फॉर्म में इसको रख कर इस वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a = bq + r। अब इसमें क्या है कि जो डिजिट बड़ी है, ठीक ना, a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 1032 एंड b की वैल्यू क्या होगी 408। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ये वैल्यू रख देते, a = इतना 1032, b = 408, ठीक ना। इसे जब 408 से 1032 को डिवाइड करते हैं तो देखिए ये 4 है और ये 1000 है, तो 4 2 जा 8 यानी 400 2 जा 800, तो 2 टाइम्स जा सकता है, तो 2 टाइम्स ले जाते हैं तो 8 2 जा 16 एंड 4 2 जा 8, ये आया 816। 816 को 1032 से अगर माइनस करते हैं तो आ जाता है 216, वो इसका रिमाइंडर होगा, ठीक ना। अभी चूंकि वैल्यू 0 नहीं आई है इसलिए 408 को फिर a मानते हैं और 216 को b मानते हैं। अब 216 से 408 में डिवीजन करते हैं, को भाग देते हैं, तो ये देखिए 400 है, ये 200 है, तो 200 2 जा 400, लेकिन 16 है तो ये 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स ले जाते हैं, तो 216 बन जा 216 यानी 408 माइनस 216, 8 माइनस 6 = 2, 9, 10 माइनस 1 = 9 और 3 माइनस 2 = 1, 192 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। अभी भी r की वैल्यू 0 नहीं हुई, ये वैल्यू r की है ना, r की वैल्यू 0 नहीं हुई, तो फिर b को a मानते हैं और r को b मानते हैं। अब 192 से 216 को डिवाइड करते हैं तो ये 2 टाइम्स जाएगा नहीं, 102 जा 200, 92 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स ले जाते हैं, तो 192 बन जा 192। 216 से 192 को माइनस करते हैं, 216 से 192 को माइनस किया तो 6 माइनस 2 = 4 और 11 माइनस 9 = 2 = 24, तो ये 24 इसका रिमाइंडर आ गया। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो जो b वैल्यू थी 192 उसे a मान लिया और 24 को b मान लिया। अब 24 से 192 को डिवाइड करते हैं, अब देखिए ये 192 है और ये 20 है, 2 8 जा 160, 8 टाइम्स ले जाते हैं, 8 4 जा 32, 3 8 2 जा 16, 16 और 3 90, 192 और 192 यानी रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ 0 हो गई। सो HCF of 408 and 1032 is equal to 24। ये 24 क्या होगी, जो जब r की वैल्यू 0 हो जाती है, हमने पहले पढ़ा r की वैल्यू 0 हो जाती है तो जो b होता है वही क्या हो जाता है, वही HCF हो जाता है। तो जब r की वैल्यू 0 हो गई तो b की वैल्यू क्या आई 24, वही 24 इन दोनों नंबर्स का HCF हो जाएगा। इसे करना क्या है कि यह जो HCF आया हुआ है उसको इस इक्वेशन में रखते हैं, ठीक ना, और उसके बाद इसमें m की वैल्यू हमें निकालनी है, तब वो निकल पाएगी। चूंकि दिया जा रहा है कि HCF इज इक्वल टू दी 1032 m माइनस 408 into 5, ठीक। इतना लिखने के बाद देखते हैं ये वैल्यू 408 into 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2040, तो इसे पक्षांतर करते हैं, इधर लेके आते हैं तो ये 24 प्लस 2040 और इक्वल टू 1032 m, तो इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लें,
तो 1032 m इक्वल टू 200, इसे ऐड करते हैं तो 2064 हो जाएगा। अब m इक्वल टू 2064 अपॉन 1032, तो 1032 को 2 टाइम्स ले जाएंगे तो ये 2064 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू 2 आ गई। ठीक ना। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, है कुछ नहीं, लेकिन इनका कैलकुलेशन सही तरीके से करना होगा। ठीक, इसको उतार लीजिए और इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं उसको रिवाइज करिए। क्वेश्चन नंबर 3, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 113 एंड एलसीएम इज 56,952. If one number is 904, find the other number. दो संख्याओं का मासापा 113 और लासापा 56,952 है, अपितु एक संख्या 904 है, तो दूसरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दिया क्या जा रहा है, गिवन एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 113, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 56,952, यानी मासापा 113 और लासापा 56,952 दिया जा रहा है। और इसके पहले हम लोगों ने यह सूत्र किया है कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, जहां पर ए और बी दो नंबर्स हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला गया है। तो इसको इधर कर सकते हैं, इसे उधर कर सकते हैं, यानी ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी। तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस a को ले जाएंगे नीचे, तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी अपॉन ए, सारे वैल्यू हमें पता है। एचसीएफ ऑफ ए बी कितना है 113, 113 ये रख दिया। फिर एलसीएम ऑफ ए बी 56,952, 56,952 रख दिया यहाँ पे, अपॉन ए की वैल्यू क्या दी जा रही है 904, 904 यहाँ रख दिया। अब इसके बाद देखिए 904 से 56,962 कट रहा है, 904 गुणे 63 करें तो ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। देख रहे हैं 63 से 904 में गुणा किया तो 56,952 आ रहा है, यानी 904 को 63 से गुणा करेंगे तो ये पूरा कट गया, तो ये आ गया 63। तो 113 इंटू 63, 113 और 62 को मल्टीप्लाई किया तो 7,119 आया। हेंस द अदर नंबर इज 7,119, यानी 7,119। एकदम आसान सा है, केवल सूत्र पर है, लेकिन ये अक्सर पूछ लिया जाता है 2 नंबर में, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज दियर एचसीएफ एंड 380 एज दियर एलसीएम, गिव रीजन। किन्हीं दो संख्याओं के मासापा यानी महत्तम समापवर्तक 18 और 380 लासापा यानी लघुत्तम समापवर्तक हो सकते हैं, कारण दीजिए। हम जानते हैं कि एचसीएफ जो है वो क्या है, किन्हीं दो संख्याओं का वह नंबर जिससे दोनों कट जाएं वो एचसीएफ होगी, और एलसीएम क्या है, वो संख्या जिसे दोनों संख्याएं काट सके। तो यानी एलसीएम बड़ा होगा और एचसीएफ छोटा होगा। तो एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर होता है, समझ रहे हैं, इसलिए यह नहीं संभव है। नो, बिकॉज एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। एलसीएम का एक फैक्टर होता है, लघुत्तम समापवर्तक का एक गुणनखंड एचसीएफ होता है, लेकिन यहां पर है कि नहीं है, यह चीजें नहीं है। देख सकता हूं हम लोग, जैसे 380 है, 380 को अगर 18 से हम लोग डिवाइड करें तो 18 टू जा 36, 2 आया 20, 18 बन जा 18, ये आया 2, यानी पूरी तरीके से 380 18 से नहीं कट रहा है, शेष फल यानी रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो यानी एचसीएफ जो है वो एचसीएफ 380 जो है उसका गुणनखंड
18 नहीं है, इसलिए एक किन्हीं दो संख्याओं का मासपा 18 और लासपा 380 के रूप में नहीं हो सकते। नोट कर लीजिए, इस स्टैंड पर 1-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ये आया हुआ प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में आया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। निम्नलिखित संख्याएं क्यों भाज्य संख्याएं हैं, व्याख्या कीजिए। पहला 7 × 11 × 13 + 11, यह कंपोजिट क्यों है, इसको देख लें पहले। तो 7 × 11 × 13, इसका गुणा करेंगे और 11 जोड़ देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 1012, 1012 यानी 1012 को जब फैक्टर निकालेंगे तो ये होगा 52 जा 100 और फिर 12, 5 2 6 जा 12, 506 आया, 506 आया। 506 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, फिर 11, 11 दूना 22, 3 बचा, 11 3 33, 11 2 जा 22 एंड 11 3 जा 33, तो ये आया 23 खुद भी प्राइम नंबर है, इसलिए 23 से 23 बन जाए 23, तो ये आया 1012 का फैक्टर 2 × 2 2 × 2 × 11 × 23, ठीक ना। ये इसके 1 2 1 2 3 4 4 फैक्टर हुए। और हमने इसके पहले पढ़ा है कि कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड मिलते हैं। अभाज्य यानी प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 से कटती हैं या फिर वो स्वयं की संख्याओं से ही कटती हैं। तो प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर मोर देन टू फैक्टर है, सो यह जो ए है यानी 1012 है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक ना। वैसे ही इसमें देखते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 7, इसका गुणा करके इसमें ये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 5047 यानी 5047 को का जब फैक्टर निकालेंगे तो ये 7 7 जा 49, 1 14, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, फिर 7 10 जा 70 और 7 3 जा 21, तो 103 यानी 5047 को का फैक्टर जो है 7 × 7 × 103, 7 स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू 103, इसके भी 3 फैक्टर हुए। सो इट इज द कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर ड्यू टू हैज मोर देन 2 फैक्टर। यह भी भाज्य संख्याएं होती हैं क्योंकि इनके भी गुणनखंड 2 से अधिक प्राप्त होते हैं। इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं, इनको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स required to prove the ceiling of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर व चौड़ाई 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर हो तो उसके फर्श पर बिछाने में वर्गाकार टाइल की छोटी से छोटी माप ज्ञात कीजिए। वही जिस क्वेश्चन की मैं चर्चा कर रहा था वही, तो बड़ा सिंपल होता है। देखिए, गिवन लेंथ ऑफ रूम 15 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर, तो इससे पहले हम ये मीटर में दी गई है, इसे सेंटीमीटर में मल्टीप्लाइड बाई 100 करके निकालेंगे। ब्रेथ ऑफ रूम 9 मीटर एंड 2 सेंटीमीटर, तो 9 × 100 = 900, 902 सेंटीमीटर। तो कमरे की जो लंबाई है वो आई 1517 सेंटीमीटर और कमरे की जो चौड़ाई आई वो आई 902 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें टाइल्स की वो छोटी सी छोटी लेंथ मालूम करनी है जो कि कमरे में लगे, तो ना तो टाइल्स को काटना पड़े और ना कमरे में कोई हिस्सा छूटा रह जाए टाइल्स लगने से। तो इसके लिए क्या करते हैं, लीस्ट वैल्यू निकालनी है, इसके लिए हम एचसीएफ निकालते हैं।
HCF ऑफ 1517 एंड 902, अगर HCF निकालते हैं बाय द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A इक्वल टू BQ प्लस R, इससे भी कर सकते हैं और डिवीजन से भी कर सकते हैं। 1517 को 902 से डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स जाएगा नहीं, 1 टाइम्स जाएगा। 902 1 जा 902, माइनस किया तो 615 आया। तो 1517 A इक्वल टू B 902 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 615, ये वैल्यू आ गई। ये हुई फर्स्ट स्टेप। और फिर 1605 जो पहले R था अब वो B हो जाएगा, और A जो B था वो A हो गया। 615 से 615 से 902 को जब भाग दिया जाएगा तो ये भी 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार। तो 615 एकम 615, माइनस किया 287 आया। 902 इक्वल टू 615 इंटू 1 प्लस 287, ये सेकेंड स्टेप में हो गया। लेकिन अभी R की वैल्यू 0 नहीं आई, तो इसे फिर करते हैं। अब इसे क्या करते हैं, 287 जो R था वो अब B हो जाएगा, और जो B था वो A हो गया। यानी R जो था, रिमाइंडर जो था, शेष जो था, अब वो भाजक हो जाएगा यानी डिवीजर, और जो पहले डिवीजर था अब वो डिविडेंट हो गया। तो 287 से 615 को डिवाइड किया तो 287 टू जा 574, माइनस किया तो 41 आ गया। तो ये हुआ 615 इक्वल टू 287 इंटू 2 प्लस 41, ये स्टेप थर्ड हो गया। लेकिन अभी भी R की वैल्यू 0 नहीं आई, तो एक बार फिर से ले जाते हैं, और ये 41 से जब 287 को डिवाइड करते हैं तो 41 7 जा 287 बराबर वैल्यू 0 आ गई, ये फोर्थ स्टेप में। ठीक ना। अब जब इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो जो B है यानी जो 41 है जिसकी वैल्यू, यही B क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF ऑफ 1517 एंड 902 का HCF क्या हो जाएगा, 41। तो अगर ये 41 जो आई वैल्यू, ये टाइल्स की एक भुजा आई वन साइड, तो एरिया ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगी, 41 इंटू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रूम 1517 इंटू 902, देन नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। अब हमें टाइल्स की एरिया मालूम हो गई और कमरे की एरिया मालूम हो गई, तो उस कमरे में कितनी नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूम अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, यानी 1517 इंटू 902 अपॉन 41 इंटू 41। तो जब इसे डिवाइड करते हैं, काटते हैं, मान लीजिए 41 से 1517 को काटा तो ये आया 37, और 41 से जब 902 को काटा तो ये आया 22। तो 37 इंटू 22 इक्वल टू 814 टाइल्स आर रिक्वायर्ड इन दैट रूम। ठीक ना। इसे एक दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं, फिगर से। मान लीजिए एक कमरे की लेंथ जो है वो 1517 है और उसकी ब्रेथ जो है 902 है। तो अगर इसमें एक आप स्क्वायर काटना चाहो तो इसका तो कटेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ी है। छोटे वाले के 902 की इस लेंथ को लेते हुए इस लेंथ को भी बनाएंगे तो ये भी 902 हो जाएगी, और ये 902 की एक स्क्वायर एरिया आपको निकल आएगी, ये जो कि आपको पहले स्टेप में है। ठीक ना। एक एरिया 902 की निकली स्क्वायर की। दूसरी, अब आप देखिए कि 1517 से 902 अगर आपने माइनस किया तो ये कितना बचा, 615 यानी 615। अब ये तो 615 है, लेकिन ये कितना है, ये 902 है। तो इस 902 में से 615 ये एरिया और 615 ये एरिया, यानी एक स्क्वायर हमने 615 सेंटीमीटर का ले लिया। अगर हमने 615 का ले लिया तो ये 615 तो पूरा हो गया, लेकिन ये जो है, जो इसकी ब्रेथ थी वो 615 लिया तो ये बचा 287। ये एरिया अभी बची रह गई 287, ये एरिया अभी बची रह गई 287। अब 287 में कितनी टाइल्स लेनी है, अब आप देखिए कि यहाँ पे तो 287 है, लेकिन ये एरिया कितनी है, 615 है। ठीक ना। तो इसमें 287 की और 280, ये भी 287 अगर ये लिया तो 2 टाइल्स हमें यहां मिलती है। ठीक ना। तो इस तरीके से ये
287 की 2 टाइल्स हमें यहां मिल गई। अब आपने 615 से जब 287 माइनस किया तो 41 बचा। ये लेंथ तो 41 बची, लेकिन ये लेंथ कितनी बची है, अभी 287 ही बची है। तो 41 एरिया की टाइल, स्क्वायर टाइल जो है निकालेंगे तो 287 में 7 टाइलें मिलेंगी। ये लास्ट में देखिए 287 इक्वल टू 41 इंटू 7, तो यानी 41 एरिया की, स्क्वायर एरिया की टाइल्स नंबर कितनी होगी, 7 होंगी, ठीक ना। और ये जो टोटल टाइल्स आपको निकल रही है, ये यानी 41 गुणे 41 की 7 टाइलें जो होंगी वो इस तरीके से, सबसे छोटी सी छोटी टाइल्स की वर्गाकार की एक भुजाओं की माप जो होगी वो 41 होगी, और इसी 41 गुणे 41 वर्गाकार टाइल्स जो है पूरे कमरे में बिछाई जाएगी तो कितनी लगेगी, 814 टाइल्स, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, अभी तक कभी नहीं आया लेकिन आ सकता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहा था उसमें लगभग मैंने पहले लेक्चर वीडियो में मैंने 1.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन कराए, दूसरे लेक्चर वीडियो में 1.4 से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए, थर्ड लेक्चर वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, और ये जो थी फोर्थ, ये जो है एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने लगभग ज्यादा से ज्यादा सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। आप इसको नोट कर लीजिए, और इसी के साथ यह सीरीज खत्म होती है। धन्यवाद।